So welcome back everyone. Today we are going to discuss the second part of this chapter, that is going to be related with the electric field as well as potential, Gauss law and इसके अलावा जो चीज़ें और हैं जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक कोई चार्ज, सपोज मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अगर वो कहीं पे है और उसके थोड़ी दूर पर हमने एक रखा चार्ज, एक और कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो हमें पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसमें रिपल्शन होगा या फिर एक फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा और वो उसको इस तरफ धक्का देगा, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें और सोचें कि सर अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगाने वाला भी कोई होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है 8 में कि फोर्स दो तरह के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जिसमें हम लोग दिखता है कि कौन फोर्स लगा रहा है, जैसे फ्रिक्शन, हमें दिखता है कि भाई टच हो रही चीज़ें। मस्कुलर फोर्स हम लगाते हैं, कोई चीज़ को उठाना तो हम फोर्स लगाते हैं, बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, हमने सुना था कि बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, क्योंकि कोई लगा नहीं रहा, दिख नहीं रहा, कोई गैप, कोई टच नहीं है इनके बीच में, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। लेकिन अगर कोई और डेप्थ में जाए तो भाई पता चलता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी सिर्फ इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो हमें नहीं दिख रहा है, एक्चुअली में कोई ना कोई चीज़ तो उसको टच कर ही रही होगी। तो इस केस में क्या होता है कि मतलब क्या आखिर ऐसा है जो इस पर फोर्स लगा रहा है, ये एक्चुअली में तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट कुछ तो ऐसा होगा जो भले में ना दिख रहा लेकिन होगा जो उस पर फोर्स लगा रहा होगा। तो उस चीज़ को माइकल फैराडे ने स्टडी किया और बोला कि इस पर्टिकुलर चार्ज से कुछ फील्ड लाइंस निकलती होंगी, उन्होंने बोला फील्ड लाइंस निकलती होंगी जो कि अलग अलग डायरेक्शन में जाती होंगी, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या जो भी चार्ज है वो जब उसके बीच में आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती हैं। तो बेसिकली हम लोग को आज स्टडी करना है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो ये अदृश्य सी लाइन है, ये जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, उनको ही हम लोग उस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। तो अभी तक ये समझ में आ गया कि सर अगर कोई दो चार्ज रखे हों और सेम उन पे चार्ज हो पॉजिटिव तो रिपल होता है, और रिपल हो रहा है सर तो मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है सर तो मतलब कोई लगा रहा होगा, हमें नजर नहीं आ रहा है नॉन कॉन्टैक्ट बोल दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अंदर अंदर कुछ होगा जो सर वो लगा रहा होगा फोर्स उस चीज के ऊपर, उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिखा हुआ है द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, the region surrounding a charge in which electrical effects are perceptible is called the electric field। मतलब वो सारा रीजन, इस चार्ज के अगल बगल का सारा रीजन जहां पर इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पर्टिकुलर चार्ज की, ठीक है। एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है, उनको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती हैं दोनों चीज़ें सेम चीज़ होती हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी तुम्हें कोई बोलेगा समझ लेना कि उस पर्टिकुलर चार्ज का जहां तक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट महसूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बहुत तरह से हो सकता है, पोटेंशियल के रूप में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के रूप में हो सकता है, फोर्स के रूप में हो सकता है, तुम्हें जहां तक उसका इफेक्ट महसूस हो रहा है वो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। बात समझ में आई? वो पूरा तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड, जहां पे भी इफेक्ट महसूस किया जा रहा है उस फील्ड पर, उस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करती है। जो दूसरा होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये दोनों ही मिलकर के इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्टिफाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या है सर, एक चार्ज है, जहां तक सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी। अब वो महसूस कैसे कैसे किया जाएगा? दो रास्ते हैं, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रास्ता है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रास्ता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, कितना फोर्स लगा कितने चार्ज पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी इसमें डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक मोटा मोटा समझ लो पहले जो डिफरेंस है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में सब लोग सेम समझते हैं, अलग है भाई। जहां तक इफेक्ट मिला वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, उस इफेक्ट को महसूस करने के दो रास्ते हमने निकाले, एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जहां पे हम लोग फोर्स की बातें करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहां पे हम लोग वर्क डन की बातें करते हैं। आपको थोड़ा बहुत याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इन्फिनिटी से चार्ज लेके आते थे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जितना वर्क डन करना पड़ता था पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिकली एनर्जी से बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये फोर्स से बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये बात क्लियर हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है
जो महसूस होगा जहां तक वहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको जानने के दो रास्ते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर का ही पार्ट है जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी भी जब मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोल रहा हूं तो फील आ रही है ना क्या करने जा रहे हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे फोर्स महसूस करने जा रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट चार्ज, तो वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के रूप में आ जाएगा। जब हम लोग एनर्जी महसूस करने लग जाएंगे तो अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दो सेगमेंट में महसूस की जा सकती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो समझदारों को इशारा ही काफी है, जब फोर्स की जहां बात हो रही है तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली फोर्स को जज करके बताती है, तो ये कहीं ना कहीं एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि वो डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, एनर्जी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, भाई 40 जूल लगा, 40 जूल किधर लगा उससे मतलब नहीं, 40 जूल लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार इसको ये भी बोला जाता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? जो भी क्वांटिटीज में मेजर की जा रही है खुद वेक्टर है, तो जब वो क्वांटिटी ही वेक्टर से मेजर कर रही है तो ऑब्वियस बात है रिजल्ट भी वेक्टर ही आने वाला है। और यहाँ पे जो क्वांटिटी मेजर कर रही है वो कैसी है, स्केलर है, तो इसको बोलते हैं स्केलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मतलब ये बेसिक अंतर इतना पता होना चाहिए चैप्टर को शुरू करने से, ताकि समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो हमें समझ में आया क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोले समझ में आ रहा है क्या बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले समझ में आ रहा है क्या बात करने वाले, ये सब चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ, लिख लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक चार्ज हमारा प्लस क्यू है, ठीक है, और कोई दूर पे एक छोटा सा चार्ज हमने लिया, प्लस ही लिया और क्यू लिया, छोटा सा चार्ज लिया। फिजिक्स में एक चीज डिफाइन की गई है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज देखो स्टडी जब हम लोग करते हैं तुमको खुद पता है, पहले समझना प्रॉब्लम क्या आने वाली है। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो चार्ज है तो अपनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट करके रखेगा, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। अब अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी तो हमें इसकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करने में दिक्कत, मान लो हम सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी फील्ड भी होगी और इसकी फील्ड भी होगी। हम फील्ड तो निकाल लेंगे लेकिन हमें पता नहीं चल पाएगा कि भाई इसके वजह से कितना और उसके वजह से कितना, कभी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या किया जाता है कि जो दूसरा जिसके बारे में स्टडी करना है उसको चार्ज रखते हैं, जो दूसरा चार्ज लिया जाता है जिसपे हम लोग उसके असर को देखने वाले हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई चार्ज नहीं है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए कोई चार्ज होना चाहिए, और हम चार्ज रखें और वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दे तो इस चार्ज के बारे में स्टडी नहीं हो पाएगी। तो फिजिक्स में क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, बोला गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज नाम से क्लियर है, टेस्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो टेस्ट चार्ज में क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज का पूरा नाम है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मतलब चार्ज की जो वैल्यू होगी बहुत छोटी यूनिट में होगी, पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा हमेशा, और वो पॉइंट चार्ज होगा। मतलब पॉइंट समझते हो ना कि एक पॉइंट के रूप में चार्ज होगा, ऐसा नहीं कि बॉडी के रूप में चार्ज हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एक पॉइंट के रूप में होगा। तो टेस्ट चार्ज अभी बोलो समझ जाओ कि यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया गया है जिसकी अपनी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। हालांकि चार्ज है तो उसकी होगी, लेकिन एज्यूम करते हैं उसकी कोई फील्ड नहीं होगी। अब इस पॉइंट पे जब भी हम लोग निकालेंगे तो सिर्फ किसकी वजह से आएगा फील्ड, इसकी वजह से आएगा। तो ये टेस्ट चार्ज हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं ताकि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक चार्ज के बारे में स्टडी कर पाए, इस चार्ज का कोई असर उन पे ना पड़े। टेस्ट चार्ज लोगे ना, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तुम कितना छोटा भी चार्ज लोगे असर आएगा, लेकिन अब इसका असर मान लो 100 आ रहा है, इसका असर 1 आ रहा है, तो नेग्लिजिबल मान लेंगे ना। तो टेस्ट चार्ज बेसिकली नेग्लिजिबल बनाया गया, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज का मतलब होता है। अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि इसके इस चार्ज की वजह से इस पे कैसा फोर्स लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, मतलब फोर्स लगता है बेसिकली। मान लो ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसकी डिस्टेंस अगर सपोज इस पॉइंट से यहां तक की R है तो तुम आराम से इस पॉइंट पे फोर्स लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, क्या लिखोगे, F ऑन टेस्ट चार्ज बाई मेन चार्ज। इसको मेन चार्ज जिसको हम स्टडी कर रहे हैं टेस्ट चार्ज ऐसे लिखते हैं ना, यही हमारा होता है कि F फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाई मेन चार्ज इज इक्वल टू K Q
इसको कैपिटल क्यू कर दिया जाए, ठीक है, जो मेन चार्ज को कैपिटल क्यू कर देते, समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? हमने कल पढ़ा था फोर्स निकालने का तरीका होता है। अगर इसको मैं और एलोबरेट करूं तो सपोज मान लो मैंने पूछ लिया, भाई अच्छा बच्चा पूछ लेगा सर मीडियम कौन सा है, एयर है क्या? तो एयर है तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू डी आर स्क्वायर, याद है? और डी की वैल्यू हमेशा एयर के लिए 1 होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो ये तो हट गया, इसलिए देखो कल लास्ट के फॉर्मूले मैंने हटा दिया था वो, ठीक है, बताना भूल गया था इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। डी की वैल्यू जो एयर के लिए होती है 1 होती है, और जब और कोई मीडियम आएगा तो ई नॉट इंटू डी क्या बन जाता है, क्योंकि डी इज बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है ई अपॉन ई नॉट। तो जब कोई और मीडियम आएगा तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बन जाएगा, वहां ई आ जाएगा। खैर फिलहाल के लिए तो क्या आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आ गया, ये फोर्स आ गया। अब तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इफेक्ट के बारे में, अब उसका हम एक पार्ट डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर से निकालनी हो तो फोर्स की सहायता से निकालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो ये है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट पर पहले फोर्स निकाल लो, कोई सा भी फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स मत निकालने लग जाना। हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लो, उसके बाद उस जो भी चार्ज तुम टेस्ट चार्ज लियो उसके उससे वैल्यू से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F/Q। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट पर्टिकुलर चार्ज पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब जरा उसी इस चीज को हम वहां निकालते हैं, अभी तो हमने फोर्स निकाला, फोर्स क्या लग रहा है इस पॉइंट पर, फोर्स क्या लग रहा होगा। अब इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूं, तो रूल तो वही क्लियर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस पॉइंट में निकालना, सर उस पॉइंट में फोर्स निकालिए, चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो फोर्स कितना आया था हमारा अभी वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बोलो, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, जो भी जिस चार्ज पे जिस पे हम लोग को फोर्स लगाना है उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं। ये जो चार्ज लगा रहा है उस पे उससे मतलब नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज में ये चार्ज कौन सा है जिस पे फोर्स लग रहा है, ये भूलना मत। जो चार्ज लगा रहा है उससे मतलब नहीं, जो फोर्स जिस पे लग रहा है, तो तुमने लिया है निकालने के लिए, उस चार्ज से डिवाइड करते हैं। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट बाई अ चार्ज Q इज गिवन बाई के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो फील करो इसको आराम से, जो बच्चा होगा सोचेगा ऐसे कि सर देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मेजर करना चाहते हो बाय द मेथड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो सर उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। फोर्स मैंने लिख दिया सर, वो मैंने लास्ट क्लास में सीख लिया बढ़िया तरीके से, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब सर चार्ज डिवाइड करूंगा तो Q कैंसिल हो जाएगा, मतलब सर दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ये आने वाला है फोर्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, कि वहां दोनों चार्ज रहते थे, यहाँ एक ही चार्ज रहेगा। कौन सा चार्ज रहेगा, जो लगा रहा है। बात समझ में आई क्या इतनी, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली फोर्स आया, लेकिन ये बस उसका मैग्नीट्यूड आया, अगर देखा जाए जो भी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है उसका बस मैग्नीट्यूड आया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन, अब फोर्स अगर इधर लग रहा है, देखो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू, बोलो यही होता है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की होने वाली है कि नहीं। कल याद है तुम्हें हमने फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकाली थी, हमने पूरा वैल्यू लिख दिया था, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था उसको। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो भी आर वेक्टर है डिवाइड उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल हम लोग यहाँ भी करेंगे। अब ये इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का बस मैग्नीट्यूड आया है, अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, देखो ये यही तो यूनिट वेक्टर होगा, और उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दी। जब भी कोई यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होता है तो जो डिजायर्ड वेक्टर होता है वो बन जाता है, वो डायरेक्शन यहां से आ जाती है, मैग्नीट्यूड यहां से आ गया, तो मैग्नीट्यूड यहां से आ गया, डायरेक्शन यहां से आ गई, तो क्या बन जाएगा ये के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। तो जब भी नीचे आर क्यूब आए समझ लेना कि भाई वो एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये देखो सिंबल है ना यहाँ पे,
तो ये हो गया इन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। क्लियर हुआ इतना? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जब भी पूछी जाएगी मैं ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लूंगा, करंट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा, जो फॉर्मूला फोर्स के लिखेंगे चार्ज को करेंगे तो वही सिंपल आ जाएगा। KQ/R², ये सब याद होते भी चल रहा होगा तुमको, है ना, सिंपल है। और वेक्टर फॉर्म में करना यूनिट, ये तरीका हमेशा अप्लाई करना जब भी वेक्टर फॉर्म में कुछ लिखना हो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड को। तो R वेक्टर ये हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये R वेक्टर हो गया, ये डिस्टेंस, और प्लस का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा यूनिट वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमेशा डायरेक्शन बताता है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा आई कैप, ये यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन में। जे कैप ये यूनिट वेक्टर है जे डायरेक्शन में, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन दिखा रहा है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात करते रहे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे बोला समझना है कि सर आप फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो सर, आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्टिफाई करने के लिए या पता करने के लिए फोर्स का सहारा ले रहे हो कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, उसी का सहारा आप ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो मेरे पास कुछ एक केस 1 ले रहा हूं, ये मान लो मेरे पास प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, प्लस Q4 चार्ज है, प्लस Q5 चार्ज है, इतने चार्ज है मान लो, ठीक है। और मुझे इन सब चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इतने सारे चार्जेस हैं, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करनी है। तो बोले सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता करना है, मतलब सर आप ये चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स पता करूं और उसको चार्ज से डिवाइड कर दूं। तो सर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, यहाँ पे हर जगह एक्सपीरियंस हम लोग कर पाएंगे, लेकिन सर फोर्स जानने के लिए सर आपको कोई चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी होगा कोई चार्ज ही नहीं रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए सर फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, कि Q1 Q2/R² होता है। सर अगर आप Q2 को 0 रखोगे तो कभी फोर्स आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। सर आपको चार्ज रखना पड़ेगा, और मैंने कहा चार्ज रखना है तो हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे ताकि और किसी को इफेक्ट ना करे। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा Q टेस्ट चार्ज लाके रख दिया पॉजिटिव, ठीक। अब मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस डिवाइडेड बाई चार्ज। तो चार्ज तो आ गया, फोर्सेस कैसे पता करें, तो देखेंगे ये Q5 वाला भी इसमें फोर्स लगा रहा होगा K Q5 इंटू Q अपॉन जो भी है R5 डिस्टेंस हो। ऐसे ही Q4 वाला भी लगा रहा होगा, ऐसे ही Q1 वाला भी लगा रहा होगा, ऐसे ही Q2 वाला भी लगा रहा होगा, ऐसे ही Q3 वाला भी लगा रहा होगा। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, सबका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और सब मिलकर फोर्स लगा रहे होंगे। हमें इस पॉइंट पे कॉमन चाहिए कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम लोग को लास्ट में पढ़ा था ना कि क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन। उसमें क्या होता है, हर एक चार्ज दूसरे चार्ज को डिफेक्ट नहीं करता, टू बॉडी रिलेशन होता है, याद है, टू बॉडी रिलेशन। तो इसके वजह से देख लो, इसकी वजह से देख लो, सबके वजह से देख लो, और फिर टोटल कर दो। हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल फोर्स, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा, पहले लिखेंगे फोर्स ऑन Q बाई Q5 प्लस फोर्स ऑन Q बाई Q4 प्लस फोर्स ऑन Q बाई Q3 प्लस फोर्स ऑन Q बाई Q2 प्लस फोर्स ऑन Q बाई Q1 अपॉन Q। सबको खोल के लिखो तो क्या हो जाएगा, K फोर्स लिख रहे हैं Q5 इंटू Q अपॉन R5 स्क्वायर, K Q4 इंटू Q अपॉन R4 स्क्वायर, सो ऑन डिवाइडेड बाई Q। Q से Q पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी, K Q5 अपॉन R5 का स्क्वायर प्लस K Q4 अपॉन R4 का होल स्क्वायर, सो ऑन आ जाएगी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाई 5 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाई 4 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाई 3 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाई 2 प्लस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाई 1 वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बोलो, तो मतलब एक बात समझ आ रही है सर कि जैसे फोर्स का सुपर इम्पोजिशन हो सकता है वैसे ही सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी सुपर इम्पोजिशन हो सकता है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप एक चार्ज का निकाल लो, दूसरे चार्ज का निकालो, तीसरा निकाल लो और उन सबका वेक्टर सम कर लो। देखो याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
सीधे मत जोड़ देना, वेक्टर जोड़ने का तरीका होता है ना क्या, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही अपन करेंगे जैसे फोर्स में करते थे। तो ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है। ये तो हो गया देखो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अभी लिख लेना, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि सब जो चार्जेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड तो है लेकिन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब केस 2 जो है हमारा वो कहता है, केस 2 कहता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तीन ही तरह के देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए जा सकते हैं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पहला होगा पॉइंट चार्ज, ये भाई छोटा सा है और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा दो तरह से होगा, एक तो डिस्क्रीट होगा कि अलग 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 अलग, और एक होगा हमारा कंटिन्यूअस कि सब मिक्स। कंटिन्यूअस तो फिगर दिखाते हैं, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, देखो इधर इसमें पूरी बॉडी पर चार्ज डाला गया, पूरी बॉडी पर चार्ज है, प्लस चार्ज पूरी बॉडी पर है, ठीक। अब सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें P पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का एक फोर्स वाला तरीका है, ठीक है। तो मुझे सर फोर्स चाहिए होगा। अब फोर्स तो देखो यार, ये मान लो छोटा सा क्यू चार्ज रख दिया, उसको तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये पॉइंट की कहानी अलग होगी, इस पॉइंट की कहानी अलग होगी, और ये अलग अलग भी नहीं है, सब चिपके हुए हैं आपस में। ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो सर यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे कौन हेल्प करने आएगा, हमें पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा एक। हम लोग क्या करते हैं, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई टर्म काट लेंगे, ठीक है, उसको बोल देंगे यहाँ पे dq चार्ज है, इसकी वजह से लिख देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, इलेक्ट्रिक बोलते जाओ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू सर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फॉर स्मॉल एलिमेंट क्या लिख देंगे हम लोग, डी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू डी इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू। बोलो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा फिर, डी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, के डी क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू, ठीक है। क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया, इसको लेके ऊपर आए, यहां पे क्या हो गया, डी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। कब लगाते हैं, जब एयर होगी, और कोई मीडियम हो तो हम लगाएंगे डी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी एट पॉइंट P, ये कांस्टेंट है पूरा, ये तो बाहर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बच जाएगा dq अपॉन आर स्क्वायर। जिस भी टर्म में अब q और r की रिलेशन दिया रहेगा डेफिनेटली उसको इंटीग्रेट सॉल्व कर लोगे। बात समझ आ गई ना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं निकालना, उस पॉइंट जो भी पॉइंट पे निकालना वहां पर फोर्स निकाल दीजिए, जितने भी चार्जेस हो, अकेला हो तो अकेले की वजह से, डिस्क्रीट हो तो सबका जोड़ दो, और कंटिन्यूअस हो तो सबका डिफरेंशिएट करके एक पॉइंट निकाल लो, फिर सबका इंटीग्रेट कर दो, फोर्स निकाल लो, चार्ज डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल जाएगी। बेसिकली हम लोग निकाल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब सर क्या, कि मतलब वो चार्ज जो है अपनी फील्ड फैलाया हुआ है, वो फील्ड कितनी ताकतवर है, कैसी है, वो जानने का तरीका है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बात समझ में आई यहाँ तक, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते जानते हैं फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आगे हेडिंग पड़ेगी, मिटा देना इसको, एक बार वीडियो पे रोक करके पॉज करके पूरा लिख लेना, ठीक है, जब देखना उसको तो। चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहली बात तुम लोग खुद बता, चलो पहली बात बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, जल्दी जल्दी बोलो। वेक्टर क्वांटिटी बोलते कोई क्यों, हम माने ना तो प्रूफ कर दोगे, बोलोगे सर सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और सर फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो खत्म हो गया सर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहला हो गया। डायमेंशन बताओगे, डायमेंशन क्या होते हैं इसके, आप लोगों ने 11th में डायमेंशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, जानबूझ के नहीं पढ़ाया गया, हर उसे इंसान ये चैप्टर पढ़ता नहीं है, अपने आप को आ जाता है। डायमेंशन लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स डायमेंशन क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका होता है यूनिट फोर्स का।
तो किलोग्राम का क्या लिखते हैं हम लोग m, इसका लिखते हैं L T-2, ये हो गया फोर्स का। चार्ज का क्या होता है भाई, SI यूनिट, मतलब चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, एमीटर सेकेंड, क्योंकि सर इसका क्या होता है I × Q/T होता है, तो सर Q क्या हो गया I × T, और ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है। तो एम्पियर टाइम हो गया, तो एम्पियर का A हो गया, एम्पियर का A हो गया, टाइम का क्या हो गया T हो गया, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे M L A-1 T-3, बोलो ओके, कौन था, हो गया M L A-T-3 हो गया। दिस इज द डायमेंशन। अब इसको रटना क्या है, इसको निकाल लिया करेंगे, मुझे निकालना होगा। तीसरी बात बताओ, यूनिट बताओ, यूनिट जल्दी बताओ, बोलिए सर यूनिट क्या, सिंपल है सर, न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। भाई न्यूटन ऊपर कूलम नीचे, कोई दिक्कत, और कोई यूनिट हो सकती है, देखते हैं। न्यूटन को मल्टीप्लाई करो जरा, ऊपर मीटर से नीचे मीटर से, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या बनता है, वर्क डन अपॉन, वर्क डन मतलब कि क्या हो गया जूल, कूलम मीटर, और वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता था, याद है क्या होता था, वर्क डन अपॉन चार्ज बोल रहे तो कहां काइनेटिक नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक चैप्टर से रहेगा ना। इलेक्ट्रिक चैप्टर में क्या क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटेंसिटी हो गई, एक और चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है इंफिनिटी से चार्ज लाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दिख रहा है, क्या लिख देंगे वोल्ट, ये इतना क्या हो गया वोल्ट, वोल्ट अपॉन मीटर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, और एक इंपॉर्टेंट यूनिट ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट भी हो गया क्लियर, ये सब चीजें, ये तीनों बातें क्लियर हो गई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशन, इस डायमेंशन इज दिस वन, एंड यूनिट इसकी ये होगी, लेकिन यहाँ पे पहुंचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी से थोड़ा पोटेंशियल के बारे में आइडिया दिमाग में रखते चलो। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से चार्ज प्लान किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो फील आती रहेगी। एनर्जी के बारे में वो बात करता है, इंटेंसिटी के बारे में बात करती है, फोर्स के बारे में बात करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जहां जहां पर हमें इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस होते चले वो सब उस पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी, ठीक है। अभी तो ये पहला पॉइंट था, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, कल थोड़ा पहले रिवीजन कर लेते हैं तुम्हारा। कल ये बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था हमारा, ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रख दो। पहले बताओ इन लोग पे अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन किधर लगेगा सर, देखिए सिंपल लाइन ज्वाइनिंग पे होता है सर, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनको उसकी डायरेक्शन में, और यहाँ पे सर इस तरह लगेगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भाई, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन, अगर सर ये डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्यों लिखे, Q1 Q2, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसी पर्टिकुलर चार्ज को मैं क्या करने जा रहा हूं, कभी रिवीजन चल रहा है थोड़ा सा ये, ठीक है, वही सेम डिस्टेंस r, सब कुछ सेम, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको किसी और मीडियम में डाल दिया, ठीक है। E0 is called the permittivity of free space vacuum और E is called the permittivity of medium। तो अब फोर्स कितना आ जाएगा, अभी भी डायरेक्शन यही रहेगी, मीडियम चेंज करने से डायरेक्शन नहीं बदलती है, ठीक है। 1/4 पाई E Q स्क्वायर R स्क्वायर, तो ये हो गया फोर्स इन एयर, ये हो गया फोर्स इन मीडियम। जरा दोनों को डिवाइड कर दो, तो फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर जरा डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बचेगा बताओ, E0 यहाँ पे एयर ऊपर है, E0 नीचे है, तो यहाँ पे E0 ऊपर चला जाएगा, E0 अपन E, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो E0 अपन E को उल्टा करते तो क्या बोलते हैं, Fm अपन A, Fa, इसी को बोलते थे 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बोलो याद है, ये इसी को उल्टा लिखा हुआ है, 1/d आ गया। तो एक बात देखने में आ रही है कि Fm = Fa/d, देखना जरा, मतलब सेम चार्ज, सेम दूरी, सब कुछ है, जब वो एयर में है
तो फोर्स ज्यादा आ रहा है, और जब वो किसी मीडियम में चला जा रहा है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो देखो फोर्स ऑन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई डी, मतलब कम होने वाला है ना। तो मतलब जब भी हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहीं डालते हैं, कोई भी मीडियम लेते हैं एयर के अलावा, तो उसका अपना भी कुछ फील्ड वगैरह रहता है जो ओरिजिनल फील्ड को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से फोर्स हमारा कम हो जाता है। और कितना गुना कम हो जाता है? जितना डाइलेक्ट्रिक है उतना गुना कम हो जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज किसी मीडियम की मान लो 3 है, तो जो तुम्हारा एयर में फोर्स लगेगा उसका 3 गुना कम हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देना उसको, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स की बातें। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ता है। ये बात पूरी तरह दिमाग में बैठा लो कि कोई फोर्स सपोज नॉर्मल एयर में लग रहा है और उसको हम लोग किसी मीडियम में डालने गए, तो जितना रेशियो होगा परमिटिविटी का उसके इसका, उसी से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकलता है, उतना गुना कम कर देना। सपोज मान लो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम का सपोज 20 है और फोर्स तुम्हारा लग रहा है एयर में दो चार्जेस के बीच में 200 न्यूटन, तो पता है फोर्स इन मीडियम कितना होगा? 200 बटा 20, सिर्फ कितना बचेगा? 10 ही न्यूटन लगेगा। बात समझ आ रही है? तो ये तो हो गई फोर्स के बारे में बात। अब फोर्स के बारे में बात तो हो गई, हम ये तो रिवीजन था, पुराना पार्ट, हम लोग कल इसको देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज सपोज यहाँ रखा हुआ है, तो उसकी अपनी फील्ड होगी हर तरफ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एयर में देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ आती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा मीडियम, दूसरा कोई मीडियम ला रख दिया। अब देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी, तो कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले निकालेंगे नॉर्मल एयर में, फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे नॉर्मल उस मीडियम में, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे क्या होता है। देखा जाए कि तुमको आंसर आ गया क्या होगा, नहीं आया? चलो सोच देखते हैं। सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है, हम तो सर सिंपल करेंगे। मान लीजिए कोई चार्ज है Q, फोर्स नहीं निकालना, हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए सर ये है, तो एयर में क्या होगा सर? नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स अपॉन, बोलते जाओ, चार्ज। क्या हो जाएगा सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q, ठीक है सर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारा। ऐसे ही सर जब दूसरे मीडियम में डालेंगे, जहां मान लीजिए प्लस Q माइनस Q, और सर मान लीजिए बीच में कोई मीडियम है, ठीक है, तो सर वहां पे क्या होगा? वही फिर से फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, K Q स्क्वायर, अरे K को खोल लेते हैं ना, 1/4 पाई E नॉट E Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/4 पाई E नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आ गया। सॉरी E मीडियम रहेगा, ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड कर दिया जाए। E इंटेंसिटी एयर, E इंटेंसिटी मीडियम। एयर ऊपर है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा, फिर से देखो कट जा रहा है ना, 4 पाई भी कट जाएगा, फिर से बच रहा है एप्सिलॉन नॉट और E, दिख रहा है? तो कैसा आ जाएगा? E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन E, कर लेना, यही आएगा, ठीक है। अभी क्या लिख दिए? E इंटेंसिटी, सही लिखे ना हम? एयर का नीचे है तो नीचे आएगा ना, E नॉट अपॉन E आएगा, सही है ना? तो ये क्या हो गया? E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एयर अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू D आएगा। देख लेते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं भाई लोग। एयर का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन E, मीडियम का आ जाएगा 1/4 पाई E। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आएगा? E एयर अपॉन EI मीडियम, वही तो आ रहा है, ठीक है। क्या आ गया? EI एयर अपॉन EI मीडियम इज इक्वल टू D। तो E मीडियम कितना हो गया? इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एयर अपॉन D। मतलब देखा जाए तो जो फोर्स के साथ हो रहा था वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। फोर्स अगर उतने गुना कम हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उतने गुना कम हो जा रही है। और ये बात जानने के लिए हम लोग को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। जो होशियार बच्चा होगा बोलेगा सर देखिए सिंपल है सर, फोर्स कम हुआ ना
तो सर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी तो फोर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वही कम हो गया सर तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी कम होगी, 4 तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा। समझदार तो वही समझ जाएगा कि सर वो तो सब कैंसिल होने वाला है सर। तो ठीक है, खैर नहीं समझे कोई बात नहीं, लेकिन अभी दिमाग में रखना है कि फील्ड, जब हम लोग कोई फील्ड मीडियम बदलते हैं तो क्या होने वाला है, मीडियम बदलेंगे तो उतने गुना कम फोर्स हो जाएगा, और फोर्स कम हुआ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसी तो मेजर करते हैं वो भी उतने गुना कम हो जाएगी। बात समझ में आई क्या इतनी? चलो इस पे जरा इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा क्वेश्चन लगा के देखते हैं, छोटा सा, मतलब क्वेश्चन क्या है, बस ये एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक मीडियम है, उसकी जो परमिटिविटी है, आज हम लोग परमिटिविटी भी थोड़ा इसके बाद बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने किया है फिर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर बच्चे कमेंट करें सर अलग से टॉपिक बताना पड़ेगा परमिटिविटी का, हम ठीक है बता देते हैं। ई है मान लो किसी मीडियम का, वो बोला जा रहा है इट इज 27 टाइम्स ऑफ एयर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर इज 81 न्यूटन, मीडियम इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बताओ? अब जरा फील करो, जब तक फीलिंग का सवाल नहीं होगा। बोला जा रहा है कि चलो भाई मीडियम कोई आया उसका 27 टाइम्स, मतलब अगर जो है हमारा एयर का 1 है तो उसका कितना है 27 है, यही हो रहा है, ठीक है। बोला गया अगर वो 27 गुना ज्यादा है परमिटिविटी उसकी, तो अगर एयर में फोर्स 81 न्यूटन है तो सर उसमें कितना होगा, हमारा मीडियम में कितना होगा? तो हमें पता है कि जब भी एयर में जितना भी रहे, जितना गुना परमिटिविटी होती है एयर से, उतना ही गुना फोर्स कम हो जाता है। परमिटिविटी जितनी ज्यादा फोर्स उतना कम। परमिटिविटी कितने गुना ज्यादा है? 27 गुना, तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 81/27 कितना आ जाएगा? हो गया? समझ रहे हैं? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे उल्टा दे देता है, समझा कि नहीं समझा? ये वाला कभी कोई क्वेश्चन उल्टा देता है, बोलता है कि फोर्स इन एयर इज 256, फोर्स इन मीडियम इज 16 फॉर द सेम चार्ज, मतलब ये दूरी और चार्ज ये सब बराबर है, एयर में था और यही सेम दूरी पर, यही सेम चार्ज पर बीच में मीडियम डाल दिया। बोला कि यहाँ पे फोर्स आ रहा है 256 न्यूटन, यहाँ फोर्स आ रहा है 16 न्यूटन, बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा इस मीडियम का, या भी बोल देगा कि रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी फोर्स हो जितने गुना वो कम हुआ उतना ही उसका वो उतना टाइम ज्यादा होगा। तो अगर मान लो ये सपोज ये अगर मेरा ई नॉट होगा, जितने गुना ये फोर्स कम हो रहा है उसी का उसका इतना गुना परमिटिविटी इसकी होगी, तो कितना आ रहा है? 256 से कितना गुना कम हो रहा है? 16 गुना कम हो गया। 16 गुणे 16 कितना होता है? 256 नहीं होता है ना, तो 16 गुना कम हो गया। देखो इधर फोर्स जो था एयर में, कौन सा फोर्स हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो 16 गुना कम हो गया मीडियम में आके, ठीक है। तो मतलब इसकी जो इस मीडियम की परमिटिविटी रही होगी कितनी गुना ज्यादा रही होगी इससे? 16 गुना। जितना ये कम हो उतनी ही परमिटिविटी उतनी गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका अगर ई नॉट है तो ये कितना होगा? 16 ई नॉट। और तुमसे तो पूछा गया है हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? वो होता है नीचे एयर का परमिटिविटी अपॉन मीडियम का परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? 16 ई नॉट। एयर की कितनी है? ई नॉट। कैंसिल हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया? मतलब सर जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा फोर्स उतना गुना कम हो जाएगा, या फोर्स जितना गुना कम हुआ सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही आएगा। क्लियर है? ये सब सीखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा परमिटिविटी पे और बात कर लेते हैं। देखो परमिटिविटी क्या होता है, अभी तुम लोग को मैं बहुत बार बता चुका हूं, तुम लोग खुद बताओगे मुझे। अभी परमिटिविटी बेसिकली फिजिक्स में क्या डिफाइन करते हैं? परमिटिविटी नाम से लग रहा है कि परमिशन देने वाला, बट ऐसा नहीं है। देखो होता क्या है, एक कोई पर्टिकुलर चार्ज है Q, इसकी अपनी फील्ड लाइंस होंगी, बोलो हर तरफ फील्ड लाइंस, मतलब सर जहां जहां तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जब मीडियम बीच में आता है ना तो उसकी भी तो कुछ अपनी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है, जैसे एयर बोलता है हम न्यूट्रल है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं तुम आओ, लेकिन जो और मीडियम होते हैं वो क्या करते हैं, इनके अगेंस्ट में अपनी कुछ फील्ड लाइंस को बनाते हैं या भेजते हैं। समझो, इस तरह समझो। परमिशन
बाहर वालों को नहीं देते हैं, वो अपनी अपनी भेज कर कैंसिल करते हैं। तो जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, मतलब उतनी ज्यादा लाइंस को भेजेंगे वो, अपनी लाइंस को परमिट कराना चाहते हैं उधर जहां से आ रही है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस को अपोजिट भेजेंगे, तो उतनी फील्ड लाइंस कटती जाएंगी। अब समझ रहा है फोर्स क्यों कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि परमिटिविटी जितनी ज्यादा उतना वो अपनी लाइंस को परमिट कराते हैं उनके बीच में। परमिटिविटी जितनी कम उतना कम कराते हैं। सबसे कम परमिटिविटी एयर की होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू उधर मैंने लिखी है। द परमिटिविटी ऑफ एयर इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट याद कर लेना परमिटिविटी की। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। उस वाले फॉर्मूले से सबका यूनिट डाल देना, इसका निकल जाएगा। अब देखो इससे ज्यादा कम परमिटिविटी किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती है। जिसकी परमिटिविटी जो भी होगी इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो परमिटिविटी का मतलब फीलिंग आ रहा है कि बेसिकली से जो फील्ड लाइंस आ रही है उसमें अपनी कितनी लाइन परमिट करा पा रहे हैं उसको परमिटिव बोलते हैं। परमिटिविटी कम मतलब अपनी फील्ड लाइंस को हम लोग कम पास करा पा रहे हैं, और जिसकी ज्यादा परमिटिव वो ज्यादा एंटर करा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रही है। फील्ड लाइंस ही कम हो गई सर तो फोर्स तो कम होगा ही होगा, और सर फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम ही आएगी, क्योंकि उसी से मेजर करते हैं। बात समझ आई क्या? इसका एक टर्म आता है इसका, अच्छा यूनिट देखो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम लोग से डायरेक्ट को बताइए। तो देखो बताने बड़ा सिंपल है यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, सब यूनिट डाल दो, फोर्स यूनिट न्यूटन हो गई। इसकी यूनिट तो कुछ होती नहीं है, इसकी यूनिट हमें पता नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं इसकी यूनिट U, हमें पता नहीं है, ठीक है, या E रहने दो, इसकी यूनिट कुछ होती नहीं है। इसकी क्या हो गई कूलम स्क्वायर, इसकी क्या हो गई मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, इसको E को इधर लेके चले जाओ, E की यूनिट क्या हो गई कूलम स्क्वायर, वही लिखे हैं उधर, यूनिट आ गई। तो यूनिट ऐसे निकलती है, ठीक है, कभी यूनिट रटने का नहीं, हमेशा निकाल लेने का। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, परमिटिविटी तो क्लियर हो गई। अब एक चीज होती है रिलेटिव परमिटिविटी, तो बड़े सिंपल सी बात है सर। फिजिक्स में देखो कुल मिला के 50 से 60 कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट घूम के बार बार आते हैं। अब तुमको एक बार हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएं, एक बार हमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएं, एक बार रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाएं, तो बकवास है ना। एक बार समझ लो रिलेटिव मतलब क्या, कोई भी एक रेफरेंस रहेगा उसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी। सबसे कम हमारा होता है एयर का, तो जो भी बात की जाएगी एयर की उसमें बात की जाएगी। तुमने एक और चीज पढ़ी होगी, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी होगी, याद है, हम लोग उसमें वाटर से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी भी डेंसिटी को। तो वैसे इसमें क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। और रिलेटिव परमिटिविटी को आगे जाके हम लोग क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो ये बात अच्छे से कहीं लिख लो कि सपोज किसी मीडियम में, एयर में कोई फोर्स लग रहा है और वो किसी और मीडियम में गया, तो फोर्स उतने गुना कम हो जाएगा जितना गुना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ज्यादा होगा। बात समझ आई? ये सीधे सीधे करेक्ट मतलब तुरंत करने वाले सवाल होते हैं कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है तो फोर्स कितना होगा, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है एयर से उतना ही फोर्स को उतना गुना कम कर दो, ठीक है। तो सब सिंपल सवाल होते हैं ये। तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्लियर हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही नाम है भाई, अलग अलग चीजें नहीं है। परमिटिविटी मतलब अपनी लाइंस को परमिशन कितना कोई दिला पाता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। हर मीडियम का अलग अलग होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। चलो तो अभी तक बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा सीखा, परमिटिविटी देखा हमने। अब थोड़ा इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और जगहों पे। चार्जेस हमेशा ऐसे थोड़े रहते हैं। अब ये बताओ, तुम्हें 3 फिगर देता हूं मैं, प्लस क्यू चार्ज, दूसरा है ये हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर समझते हो क्या होता है, फुटबॉल, ठीक है, इस पर भी प्लस क्यू चार्ज है पूरे बॉडी पे। और तीसरा है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड पे समझते हो, तरबूज, अंदर भी है कुछ, ठीक है। ये 3 तुम्हारे पास केस है, क्योंकि अगला इसके बाद अब बस हमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी होगी। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल, क्योंकि इसमें सब एक बार समझ लो फिर सीधे फॉर्मूला यूज करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर,
सॉलिड स्फीयर, अभी आगे जाओगे तो रिंग आएगा, फिर लाइन ऑफ, ऐसे आगे जाओगे तो भी 4th नंबर पे आओगे तो रिंग आएगी। रिंग समझते हो, जैसे रिंग होती है ना, गोल सी रिंग है, तो यहाँ पे उसमें चार्ज बस यहाँ पे है, बीच में पूरा खाली है, ठीक है। और आगे जाओगे तुम्हारे पास एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज आएगा। लाइन चार्ज मतलब एक पतला सा रॉड रख दो, उस पर चार्ज दे दो, उस पर चार्ज दे दो। फिर आगे जाओगे तो पूरा कंडक्टर आ जाएगा, मतलब एक रेक्टेंगल की तरह, समझ रहे हो ना, ये इन्फिनाइट पे चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजें आएंगी, तुमको निकालना सब में एक ही चीज है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो भाई चार, हम अलग हटा दिए, हम तो बस चार्ज देखना है, चार्ज। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो मतलब फोर्स भी महसूस करेंगे, और फोर्स महसूस कर लिया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां निकालना आसान है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, दूरी जहां से होगी बराबर होगी। यहां पे थोड़ा मुश्किल, यहां थोड़ा मुश्किल, यहां पे और मुश्किल, यहां पे और मुश्किल कि भाई अलग अलग चार्ज की, मतलब मान लो ये पॉइंट ले लिए तो इससे इसकी दूरी अलग है, इससे इसकी दूरी अलग है, इससे इसकी दूरी अलग है, सबकी अलग दूरी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकालने में हालत, इंटीग्रेशन भी करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स को समझते हुए हमारे पास एक भाई आया जिसका नाम था गॉस भाई साहब। गॉस भाई ने एक ट्रिक निकाली, और ट्रिक इतनी कमाल की कि यूं 2-2 मिनट में आता है, 2-2 मतलब बिना देख के सट से आता है कि हाँ भाई ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी इसकी। तो लेकिन सीधे ट्रिक पे चले जाना भी थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि देखो जेई सीधे गॉस लॉ पे एप्लीकेशन नहीं पूछती है, वो ये चेक भी करना चाहती है तुमको बेसिक तरीके पता है कि नहीं। तो हम इन फर्स्ट सेकंड थर्ड का निकालेंगे अपनी मेहनत करके, बाद में इन सब का निकालने के लिए हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आएगा, 1-1 मिनट में आएगा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि रियल तरीका क्या था, गॉस से पहले रियल तरीके क्या होते थे निकालने के, ठीक है। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे और उस पर देखेंगे कि इन लोगों को कैसे निकलता है, ठीक। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन सिर्फ ये 3 चीजें हैं जिसका हम लोग को निकालना है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये 6-7 चीजें ही हैं जिनका आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पूछा जाएगा। उस तरह तुम चाहो तो कैसा भी ले लो, ये लो स्टार बना दो, यहाँ पे चार्ज रख दो, अब तुम बोलो कि यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो कॉन्सेप्ट तो वही चलेगा, वही जितना फोर्स पर यूनिट चार्ज, अब निकालना पड़ेगा इसका। तो गॉस की सहायता से, गॉस लॉ की सहायता से तुम किसी भी शेप साइज कैसा भी हो तुम तुरंत बता दो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। उनका इतना बढ़िया ट्रिक था। बाकी हम लोग वाले केस में दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग यही करेंगे ना, छोटा सा एक सेगमेंट काटेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे, फिर वहां से r डिस्टेंस लेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, फोर्स आएगा, फिर उसको क्यू करेंगे, और फिर ऐसा हर पॉइंट पे करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे। हम तो यही करेंगे। अब इसके इंटीग्रेशन करने में तो भाई न्यूटन ही कर सकता था बस, एक इसका इंटीग्रेशन, बड़े वाले लोग, ठीक है। तो गॉस ने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, वो क्या किया वो हम समझेंगे अभी आराम से, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है वो। फिलहाल इसका समझते हैं। इस पॉइंट P पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से R है। बोले सर कुछ नहीं सर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब क्या होता है सर, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। ये टेस्ट हमेशा जब भी देखो, जब भी कोई पॉइंट रखते हैं ना, मान लिया अगर वहां पर टेस्ट चार्ज ही रखा गया है, ठीक है। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट, पॉजिटिव, पॉइंट, चार्ज। ये तीनों लाइन याद कर लो, यूनिट, पॉजिटिव, पॉइंट, चार्ज, ठीक है, 3 चीजें हैं। बोले सर ठीक है सर, क्या दिक्कत है, ये देखिए सर मीडियम सर कौन सा है, तो बोले हम एयर है, तो बस सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तो लिखी दिए सर, क्यू स्मॉल क्यू r स्क्वायर अपॉन सर स्मॉल क्यू, कैंसिल क्या हो गया सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। अगर सर आप ध्यान से देखेंगे तो सर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और r में क्या आएगा रिश्ता, 1/r स्क्वायर का। ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये r है, r स्क्वायर ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, नहीं समझे ये ग्राफ कैसे बना, मैथ्स थोड़ा तेज करो। r की वैल्यू जितनी देखो एकदम से करीब चले गए, एकदम करीब, r जब टेंड्स टू 0 होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, सही बात है ना, चार्ज के तुम बगल में खड़े हो यार, कितना तगड़ा फील्ड लाइन होगी, कितना तगड़ा फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, इन्फिनिटी जा रहा है। और वही r जब तुम्हारा आगे बढ़ने लग जाएगा, जब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी। अब तुम बोलो सर आप तो ऐसे भी बना सकते थे, यू बना सकते थे, ऐसा ही क्यों बनाया, मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन कि इधर इन्फिनिटी जा रहा है, इधर इन्फिनिटी जा रहा है। तो भाई तुमने मैथ्स में पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक है तो कुछ ग्राफ घूमेगा, स्ट्रेट लाइन थोड़े एक वाली कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ऐसा घुमा दिया, ग्राफ आ गया, समझ में आ गया। अब कहीं भी निकालोगे इसका पॉइंट चार्ज की वजह से, वो तो सिंपल था सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आगे समझ में, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हर जगह सेम लगाना है, हर जगह सेम लगाना है। चलो इसके देखो ये सेंटर है, इसका मान लो रेडियस कैपिटल आर है, एक हॉलो स्पेस है, रेडियस कैपिटल आर है। पहला केस लेते हैं, इसमें 2 केस आएंगे, केस 1 आएगा और केस 2 आएगा। केस 2 क्या आएगा,
व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर। आर क्या है? डिस्टेंस है, कहां पे हम निकाल रहे हैं, ये जो यहां पे निकाल रहे हैं तो ये आर है, वो स्मॉल आर डिस्टेंस बता रही है, और कैपिटल आर क्या है? उसका रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर इज ग्रेटर देन आर, हम लोग स्फीयर के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। और दूसरा कैसा आएगा? आर इज लेस देन आर, अंदर है, ठीक है। तीसरा भी आ सकता है ना, आर इज इक्वल टू आर, इसको भी चलो स्टडी कर लेंगे, ठीक है, तीसरा भी तो आएगा। चलो अभी पहला करते हैं, पहले वाले में तो बड़ा मजा आ रहा है। हम यहाँ पे कहीं पे हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे अरे कुछ नहीं यार, वो तो पॉइंट चार्ज की तरह है। दूर से हम चार्ज को देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा हमको? एक स्फीयर को दूर से देख रहे हैं तो कैसा नजर आएगा? बोलो सिंपल वही पॉइंट वाला लगा दो, बोलो मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे भी अगर इसको भी हम लोग बाहर से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा हमको? पॉइंट 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 तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, बोलो। तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगेगा, के जो भी आएगा क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू, कैंसिल हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाऊं मैं, ये हो गया हमारा कैपिटल आर। कैपिटल आर समझ रहे हो क्या है? सेंटर से इसकी दूरी, और इसके आगे ये पूरा इधर वाला है। तो ध्यान देखा जाए ध्यान से, और सेंटर पे कितना होगा भाई? वहीं पे वो जो आर स्क्वायर डाले तो बिल्कुल यहाँ पे एकदम करीब में खड़े हैं एकदम। तो अभी भी बाहर, जैसे ही बाहर निकलो तुम पॉइंट चार्ज की तरह देखा करो चीज को। जैसे तुम बाहर निकलो, मान लो क्योंकि कोई दूर से खड़ा है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो पॉइंट चार्ज दूर है बिल्कुल, और उससे बगल में कोई गया है, तो हमको दोनों एकदम पास पर नजर आएंगे ना। बोलो, हमको तो पॉइंट चार्ज नजर आएगा वो, हमको तो पॉइंट चार्ज नजर आएगा वो, तो हम तो दूर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि एक पॉइंट चार्ज के बगल में छोटा सा कोई चार्ज गया है तो के क्यों, तो वही लगाएंगे ना। तो हमने क्या किया, बोला ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या करिएगा आप? उसके यहाँ पे अभी तो आर डाले थे, अब आर डाल दीजिए, क्योंकि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो गया ना एकदम पॉइंट पे यहाँ पहुंच के। बोलो, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये समझा कि नहीं समझा? सही बताना, फिर से समझाएं हम? नहीं समझा तुम लोगों को? समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आराम से बताना चाहिए हमको, ये बोलो ना। देखो 3 केस पॉसिबल है, या तो मैं इसके बाहर रहूंगा, या तो मैं इसके ऊपर रहूंगा, या इसके मैं अंदर रहूंगा। तो जब मैं बाहर हूं या इसके ऊपर हूं, तो कहीं ध्यान से देखो तो मुझे पॉइंट चार्ज ही नजर आएगा। मान लो कोई दूर बैठा इंसान, फिजिक्स कभी गलत नहीं होती है, दूर से लगाओ, पास से लगाओ, ऊपर से लगाओ, नीचे लगाओ, सवाल तो सही आना चाहिए। सपोज मैं दूर से बैठ के देख रहा हूं यहाँ पे, और वो उधर एक चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर है वो, तो मुझे दूर से क्या नजर आएगा? वो पॉइंट चार्ज नजर आएगा। उसके बगल में मैं ऊपर चला गया तो मुझे क्या नजर? पॉइंट चार्ज के ऊपर चला गया मैं, यही नजर आएगा ना। दूरी तो वही दिखेगी, मतलब भाई कि के Q1 Q2, और जो दूरी है सेंटर से दूरी नाप लेंगे तो कितनी आ रही है? आर आ रही है। हमने क्या डाल दिया वहां पे? कैपिटल आर डाल दिया। जब दूरी हमारी कुछ और रहेगी तो वहां स्मॉल आर डालेंगे हम। बात समझ आ रही है? तो मतलब सेंटर पे इस पॉइंट पे क्या होगा? कोई आई वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो, और उसके बाद क्या होगा? जैसे दूर जाते जाओगे तुम्हारा क्या होगा? बढ़ता जाएगा, आर तो बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ग्राफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्सेस आर के बीच में है ना। तो जब तुम्हारा आर बढ़ता जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कम होता जाएगा। तो सर हाँ सर, ये ऐसे कुछ ऐसे कम होता जाएगा, कम हो जाएगा। और सर एकदम जब इन्फिनिटी पर चले जाएंगे खुद, तो आर की वैल्यू हो गई इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू कितनी हो गई? 0। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो गया, मतलब क्या हो गया कि सर फोर्स 0 लग रहा होगा क्या? तो बिल्कुल, अरे चार्ज से तुम इतना दूर चलेगा तो उसका फोर्स वहां तक लगेगा क्या तुमको? नहीं लगेगा, तो जो 0 आना चाहिए, ये तो हो गया। अब जरा अंदर चलते हैं, ठीक है, अंदर चलते हैं। अब जब हम यहाँ पे आए, सपोज मान लो हमारा ये डिस्टेंस ये आर हो गया, या यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो, ये इस पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हम देखने गए तो हम देखें कि सर फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर? वही फोर्स अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज ओनली रख देंगे सर। लेकिन सर जो फोर्स के लिए के Q1 Q2 होता है, उसमें से कोई भी अगर चार्ज 0 हो जाए तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो भी चार्ज है वो बाहर है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो कहां से आएगा वो? इसीलिए कंडक्टर्स तुम सुनते होगे, कहा जाता है कि जब भी कभी बिजली गिर रही हो तो कार के अंदर बैठिए। कार भैया तुम्हारा एक बढ़िया कंडक्टर है, लोहे की बॉडी है, और कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कार छोड़ो, दुनिया में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, दुनिया में किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि चार्ज सारा बॉडी के ऊपर होता है, अंदर कुछ होता नहीं है। तो तुम पूरी तरह से सेव हो, चाहे कितनी बड़ी बिजली गिर जाए। तो के अंदर क्या आ गया? कोई चार्ज नहीं, इसलिए क्या आ गया? 0। तो ग्राफ इसका देखो 0 रहेगा, ऐसा बनता है। बात समझ में आई क्या? अब देखना तीसरा लेके समझ आएगा।
तीसरा केस हम लोग सर देखिए बाहर जाएंगे तो सर वही वाली कहानी, हमको पॉइंट चार्ज नजर आएगा। अब तो बाहर देख रहे हैं ना, अंदर क्या क्या नहीं, मतलब हमको पॉइंट नजर आएगा। तो सर यहाँ ये तो सेम रहेगा। सर ऊपर बैठ गए तो भी सर देखिए ये भी सेम रहेगा, इस पॉइंट भी सेम रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसका जो ग्राफ आने वाला कैसे आने वाला है, ये तो सर ऐसे ही रहने वाला है आर तक। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये हमारा आर है। मजा आने वाला है अब इसके अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये स्फीयर है और जो पूरा चार्ज बटा है वो पूरे पे बटा है, अंदर भी है। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ नहीं बोल सकते कि जीरो होगा। तो यहाँ क्या करें, चार्ज निकाल लेंगे। सपोज मान लो कि ये सेंटर है हमारा, जरा ध्यान देना, ये सेंटर है, मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से एक सर्किल क्रिएट कर दूं, जैसा हम लोग करते थे ग्रेविटेशनल में, याद है, इफेक्टिव मास निकालते थे। तो बताया ना मैंने, फिजिक्स में सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, वही जो किया वहां पे वही करेंगे यहाँ पे। ये कर दिया। अब ये बताओ, जो ये चार्ज यहाँ पे आ रहा होगा, इन सब में ये चार्ज हमारे किसी काम का है क्या? इसे तो बॉडी के बाहर हो गया। जो चार्ज इसके अंदर आएगा वही इस पे कुछ पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो हमने कहा कि चलो भाई पता करते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा कि इसका रेडियस r था, मतलब इसका पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में कितना चार्ज है, Q। तो एक वॉल्यूम में कितना चार्ज आएगा, Q/4/3 पाई R क्यूब। तो ये जो R डिस्टेंस पे लिया गया है उसमें कितना आएगा चार्ज, इसके अंदर चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा, Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बोलो, ये पूरा कैंसिल। तो चार्ज, इफेक्टिव चार्ज कितना आ जाएगा हमारा, इफेक्टिव चार्ज कितना जाएगा, Q डैश कितना जाएगा, Q/R क्यूब, ये आ जाएगा। ये तो आ गया चार्ज जो लगाने वाला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लेते। वो क्या होती है, फोर्स अपॉन क्यू होती है। फोर्स क्या हो जाएगा, K, Q की जगह पे हम ये रख देंगे। बोलो, Q/R क्यूब इंटू टेस्ट चार्ज Q अपॉन, पटक के मारेंगे अभी, ये बस चार्ज है भाई, ये चार्ज है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स होगा, डिवाइडेड बाई Q, Q से Q कैंसिल। बोलो क्या लिखें, अब इधर आ रहे हैं, बगल में आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या आ गया देखो, K Q/R क्यूब, एक तो Q कैंसिल हो गया, नीचे R स्क्वायर, पलटोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, K Q/R क्यूब R। अब ध्यान से देखो, ये हो गया तुम्हारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ध्यान देखो तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, बस ये वेरी कर रहा है। जैसे जैसे तुम्हारा R बढ़ता जाएगा, देखो लीनियर हो गया कि नहीं हो गया, y = mx वाली फीलिंग आ रही है। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, R बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जितना तुम दूर जाओगे उतना ज्यादा चार्ज तुम्हारे अंदर आता जाएगा, बढ़ना चाहिए। और थोड़ी देर बाहर निकल जाओगे तो पूरा चार्ज अंदर आ गया तुम्हारे, और जितना तुम अंदर आओगे उतना तुम्हारा चार्ज बाहर निकलता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ग्राफ कैसा आता है, समझ नहीं? स्ट्रेट लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। ये m हो गया, ये x हो गया, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी y = mx, ओरिजिन से पास करने लाइन हो रहा है, समझ आई बात? तो इस तरीका देखो हम लोग ये लगाते हैं इन सब निकालने के लिए। वैसे रिंग में भी लगाते हैं हम लोग, वैसे उसमें भी लगाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ थोड़ा सिंपल है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए गॉस भाई ने आके हेल्प कर दी हमारी। अभी जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो हम इन सब चीजों को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे 2-2 मिनट में आएगा आंसर कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन तुमको समझ तो आना चाहिए निकालना कैसे है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते समझ जाओ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड को नापने का तरीका है ये, जहां फोर्स को कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी बोलो ये भी तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, यहाँ पे एनर्जी कंसीडर की जाती है। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, चलो तो बस इस पार्ट में इतना ही था। अगले वाले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पढ़ रहे हो उसको भी थोड़ा स्टडी किया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी थी, वो एहसास जहाँ पे फोर्स हमें लगता है या एनर्जी लगती है, वो एहसास था ये। अब वो लाइंस जो जा रही हैं उनके बारे में लोग डिटेल स्टडी करेंगे इसके पार्ट 2 में, ठीक है।